Friends, very good afternoon. Now, genetic algorithms. This was the topic I was told. Now, you have to listen slightly carefully, very carefully. This is not a general, sentences. A lot of mathematics is involved. So you have to dig in deep into that mathematics. Okay. In fact, I could not make the slide for those methods because, these mathematical symbols, they are very difficult to type, from the special symbols, library. So I have, of course, scanned the relevant page from the book and brought it here. Okay, so now genetic algorithm, so slight biology you have to know. That of course you know, but still sort of it is a repetition. Okay. So just take it as if you are revising your high school or +2 biology. Okay. Now, just see how human beings, how our tissues, our organs, they are made of. Our whole body. Basically, it is made up of biological cells. Okay. So cells are the building blocks. And this, you can see the image of the cells from a microscope, taken through a microscope. Fine. Next, what is there inside the cell? Nucleus. Everybody knows there is nucleus, there is cell wall, there is a lot of fluid inside it, mitochondria, this, that. Other things are unimportant, but nucleus is there. Okay. What is the function of nucleus in a cell? थोड़ी सी biology अगर देखो, what is the function of nucleus which is present in the cell? Cell division, चलो वो तो है ही. वो सेल डिवीजन भी कैसे होता है अगर देखा जाए तो सेल डिवीजन होता कैसे? ठीक है ना? उसमें कुछ डीएनए का रोल है, कुछ जो भी कुछ होता है, वॉट एवर हैपेंस बायोलॉजिकली टू अस, ठीक है ना, वी नो दैट इट इज बीइंग डन बाय द सेल. सो दैट मीन्स दिस न्यूक्लियस, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गिविंग द सेल ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, for further division, for doing this, for doing that, for doing what not. Okay. So basically, the nucleus is the drive for every biological activity. ठीक है ना? Like a recipe that gives the instruction to make a particular dish. ठीक है ना? तो रेसिपी में आपका ये देख ही लिया आपने, ये ऐड करो, ये करो, ये करो, ये करो, तो ये हो जाएगा. Similarly, सेल. ठीक है ना? It is our DNA stored in the nucleus which gives these instructions. सेल देता है, सेल के अंदर कौन इंस्ट्रक्शन, मतलब व्हाट इज दैट एंटिटी which in fact issues the instructions, वो एंटिटी है डीएनए. ठीक है ना? वो इंस्ट्रक्शन देती है फर्दर किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का. डीएनए आपको थोड़ा सा पता होगा कि हेलिक्स शेप का होता है. ठीक है ना? एसिड्स, जो एमिनो एसिड्स हैं, वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, एटी और वो सीजी, जो भी कुछ है, चलो उनके नाम छोड़ो, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना? बट डीएनए इज देयर इनसाइड द सेल. ठीक है ना? एंड डीएनए इज वेरी लॉन्ग. ये भी पता है यार तुम्हें, अगर पता नहीं 3 मीटर, जो भी कुछ मीटर में इसकी लेंथ, इफ इट इज एक्सपेंडेड तो इतनी लेंथ होती है. तो छोटे से न्यूक्लियस में बेचारा इट इज अकोमोडेटेड. ठीक है ना? मरता क्या ना करता. ठीक है ना? वो शेल्टर नहीं मिला, जो भी मिला वहीं पे आशियाना बना लिया अपना. ठीक है ना? तो इट फिट्स इनटू द न्यूक्लियस सच ए लॉन्ग. दिस इज द वे इट फिट्स. आप देख सकते हो ये डीएनए को, आप डीएनए को देख सकते हो, इसको, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, कि डीएनए जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स में होता है. डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है. ठीक है ना? ये उसकी फॉर्म है, अंदर गुड़ी मुड़ी होके बैठा रहता है. ठीक है?
तो यहां पे मतलब क्लियर है आपको? सेल देखो, सेल इज विजिबल, है ना? सेल के अंदर न्यूक्लियस विजिबल है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है, उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए समझ में आ रहा है, ठीक है? अब अगर तुम्हें डीएनए समझ में आ रहा है तो फिर जीन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? जीन्स भी समझ में आ जाएगी। अगर तुम इसको देखो, ध्यान से देखो, तो एवरी क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ जीन्स, ठीक है ना? थोड़ा सा जेनेटिक्स की तरफ चलो, तो इट इज मेड अप ऑफ जीन्स, ठीक है ना? और बेसिक प्रॉपर्टी ये है, ये देखो क्रोमोसोम्स पे जो ये तुम दिस स्ट्राइप्स यू कैन सी, ये जो क्रोमोसोम्स पे स्ट्राइप्स है ना, ये जीन्स है, ठीक है ना? ये जीन्स है। तो दे डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल बेसिकली। अब क्या होता है कि जिस टाइम रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ये पता है आपको, तो दो पेरेंट्स जो हैं दे कंट्रीब्यूट वन जीन ईच टू द ऑफस्प्रिंग, टू द चाइल्ड, ठीक है ना? एक जीन जो है फादर से आता है, एक जीन जो है वो मदर से आता है, ये भी पता है, ठीक है ना? क्लियर है? बेसिकली जो भी हमारी जो भी एक तरह से समझो कि, हाँ प्रॉपर्टी कहूंगा, है ना? चाहे हमारे ब्लैक हेयर हैं, चाहे हमारी ब्राउन आईज हैं या ब्लैक आईज हैं, जो भी कलर का हो, इनको किसी की जैसे ग्रीन आईज होती हैं, ब्लू आईज होती हैं, ये सारी जो जो एक तरह से वर्च्यूज या प्रॉपर्टीज है, ये कहां से आती हैं? फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम जीन, ठीक है ना? जीन जो है वो डिफाइन करती है। कैसे डिफाइन करती है? फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा फॉन्ट आपको छोटा लग रहा होगा, ठीक है ना? थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन आई वांटेड टू बी अकोमोडेटेड ऑन वन पेज दिस थिंग, और इसमें कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मतलब ये बुलेटेड भी नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट, ठीक है ना? यू कंसीडर दैट देयर आर थ्री इंडिविजुअल्स, मतलब जीन कर कैसे, क्या होता, क्या है ये सारा चक्कर? जस्ट सी दिस थिंग। सपोज देयर आर थ्री पर्संस, ठीक है ना? दे आर नेम्ड एज क्रिस, किम एंड टेरी। ये छोड़ दो कि कौन मेल है कौन फीमेल है, इस टाइम ये बात नहीं हो रही है, तो तुम्हें नाम से इसलिए पता भी नहीं लगेगा कि मेरे ख्याल से किम जो है, टेरी जो है, वो फीमेल से कि मेल से, है ना? दैट्स व्हाई दीज नेम्स हैव बीन चोजन, ठीक है ना? इवन कोई क्रिस के लिए भी नहीं कह सकता कैसा है, पता नहीं कैसा है, वो इसीलिए कि यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हैं, बात कुछ और करेंगे, देखना, ठीक है ना? सपोज कर लो कि क्रिस इज द पर्सन हु हैज गॉट टू जीन्स विच डिफाइन ब्राउन आईज। ओके, उसकी आईज ब्राउन है भाई, क्योंकि मदर से भी उसको जो जीन आया वो भी ब्राउन जीन आया, ब्राउन आईज के कॉरस्पॉन्डिंग जीन आया। हमें हर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग जीन आता है। कान कैसे हैं, नाक कैसी है, किसी की नाक लंबी है छोटी है, किसी है ही नहीं, ठीक है ना? जो भी है दे कम फ्रॉम पेरेंट्स ना। तो ब्राउन आइज के लिए भी जीन आया जी। तो अब दोनों जीन जो है उसके ब्राउन ब्राउन है, ये देखो बुलेटेड में लिखा है, क्रिस जो है ना उसके जीन जो है ब्राउन ब्राउन है, ठीक है ना? किम एक पर्सन है, किम के दोनों जीन्स जो हैं वो ग्रीन ग्रीन है, मतलब उधर से भी ग्रीन आया उधर से भी ग्रीन आया। और टेरी एक और पर्सन है, उसके पास में एक ब्राउन जीन आया एक ग्रीन जीन आया। ओके, क्लियर है तीनों के जीन्स किसी वो सॉर्ट ऑफ कलर। नाउ क्योंकि उसके पास में, अच्छा जीन्स में क्या होता है, हाँ एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे लिखा नहीं है वो मैं बता देता हूं तुमको। कहते ऐसे हैं, मतलब इनिशियली जब जीन्स डिस्कवर हुए थे, देन इट वाज सेड कि जीन्स आर आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, ये वर्ड्स कहे जाते थे, दे आर नो लॉन्गर ट्रू, ठीक है ना? जीन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक जो है कहने के लिए कह दो आप, बोलचाल की भाषा में जिसको बोलते हैं ना, कि मैं कह सकता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग जीन है और ये वैसा जीन है, लेकिन इनफैक्ट जो सही वर्ड्स बाद में कॉइन किए गए ना वो है डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव जीन, बायोलॉजी की, है ना? मीनिंग चाहे वही है। डोमिनेंट जो दो जीन्स आते हैं ना, फादर से और मदर से, एक वर्च्यू के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए, उनमें से हमेशा एक जीन जो है वो डोमिनेंट होगा
दूसरा जीन जो है वो रेसेसिव होगा। जो डोमिनेंट जीन होता है वो दूसरे को हरा लेता है, ठीक है ना, वो दूसरे को डिफीट कर देता है, और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हो जाती है जो डोमिनेंट जीन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, बच्चे की प्रॉपर्टी वो होती है। पहले ये माना गया था, एक्चुअली दिस ऑल स्टार्टेड स्लाइटली, इसकी हिस्ट्री जो है वो आपको पता होगा। चार्ल्स डार्विन नाम का एक जीव हुआ करता था, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, इवोल्यूशन थ्योरी। तो उसने इवोल्यूशन थ्योरी जो है पूरी बना दी। काम वाम तो कुछ था नहीं, डार्विन को पढ़ा लिखा था नहीं वो, ठीक है ना, पढ़ने के लिए बाप ने भेजा, भाग आया वहां से यूनिवर्सिटी से। ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर होल ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट स्टडी ऑफ द नेचुरल थिंग्स, नेचुरल जिसको साइंस कहते हैं ना, नेचुरल साइंस, उसकी स्टडी करता रहा जिंदगी भर। एंड ही गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। बट और उसका कहना यह था, चार्ल्स डार्विन वाज इनफैक्ट रॉन्ग फुटेड एट वन पॉइंट। उसका कहना यह था कि जैसे जैसे समझो कि अगर एक ब्लैक वो है ना शीप, मान लो ब्लैक कलर की, और एक व्हाइट कलर की शीप है, दो भेड़े हैं, भेड़ है ना, और सपोज कर दो वो मेट करती हैं, ठीक है ना, तो ग्रे कलर का शीप पैदा होगा। ब्लैक कलर और व्हाइट कलर से ग्रे का होगा। ये बाकायदा उसकी थ्योरी थी, विच वॉज प्रूव्ड कंप्लीटली रॉन्ग आफ्टर, बिकॉज चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दो थी, जेनेटिक्स के बारे में उसको ढेला नहीं पता था, ठीक है ना। बायोलॉजी में पढ़ा लिखा नहीं उसने स्टडी किया, स्टडी तो कुछ भी नहीं किया था, ये भी उसने एक्सपेरिमेंटेशन करके किया था, जो भी कुछ किया था। ही वेंट ऑन ए सी वॉयज फॉर 5 years, ठीक है ना, और उस सी वॉयज पे उसने होल डे ही यूज्ड टू स्टडी नेचर 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 नेचर, एंड देन ही फाउंड कि यार नेचर में ये ऐसा होता है, देन ही गिव्स द थ्योरी, ठीक है ना। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी भी यही है कि जो जीन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, वो डोमिनेट करेगा। बाद में डोमिनेंस वर्ड आया, उसके टाइम पे स्ट्रॉन्ग और वीक था, ठीक है, तो इसलिए कह, जब जेनेटिक्स की थ्योरी आई ना, विच वाज गिवन बाय ए पर्सन कॉल्ड मेंडल, है ना, ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना, उसने जेनेटिक्स की थ्योरी दी है पूरी की पूरी। देन दिस वर्ड केम, ठीक है ना। उसको इवोल्यूशन के बारे में बेचारे को नहीं पता था, उसको सारा का सारा जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है ना। बाद में लोगों ने कंबाइन किया इनको, तब ये सारा का सारा मामला ठीक हुआ, तो ठीक है। तो मैं कहने वाला ये है कि वन इज डोमिनेंट जीन, वन इज रेसेसिव जीन। नाउ वंस अगेन आई एम कमिंग बैक, क्रिस हैज ब्राउन आइज, यू नो, नाउ क्योंकि दोनों जीन्स ब्राउन है और कुछ हो ही नहीं, और हो ही क्या सकता है। किम हैज 2 ग्रीन आइज जीन्स, तो उसका हो ही क्या सकता है, उसकी ग्रीन ही आइज होंगी, ठीक है ना। लेकिन जरा टेरी जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में भी सोच लो, ठीक है ना। उसका क्या हो रहा है, वो उसके पास में 1 ब्राउन आई जीन है, 1 ग्रीन आई जीन है। अब एक बात ये बता देता हूं मैं कि जिस भी पर्सन में ब्राउन आई का जीन होगा ना, वो डोमिनेंट होगा हमेशा ग्रीन आई से, इसीलिए हम में से ज्यादातर की आईज जो है वो ब्राउन होती है, दैट्स द रीजन, ठीक है ना, ये जेनेटिक्स है। ब्राउन आईज वाला जीन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर या डोमिनेंट देन द ग्रीन वन। तो इसलिए टेरी के आगे आपने ब्राउन ऑब्लिक ग्रीन लिखा देख रहे हो, उसकी आईज ब्राउन है, जीन उसके पास में ये वाले हैं 2, लेकिन ब्राउन बीइंग डोमिनेंट, समझ गए। अब लेट अस से, इसलिए अब आ जाओ, इफ क्रिस एंड टेरी मेट, सपोज रिप्रोडक्शन करते हैं क्रिस और टेरी, अब वो पता नहीं कौन आदमी है कौन वो है, कोई बात नहीं, मेट हो गया, ठीक है ना। दे विल ईच कंट्रीब्यूट 1 जीन, each one of them will contribute 1 gene to their child, ठीक है ना। चाइल्ड could therefore have, अब सोचो कि क्रिस और टेरी ने मेट किया, वहां से ब्राउन में से तो ब्राउन ही आना है ना। इधर टेरी के पास में ब्राउन और ग्रीन है, तो आइदर दिस पर्सन कैन कंट्रीब्यूट ब्राउन जीन और ग्रीन जीन। इन एनी केस एक ब्राउन आ गया, या तो 2 ब्राउन हो जाएंगे चाइल्ड में, फिर इसका मतलब बाप से उधर से भी ब्राउन आया, इधर से भी ब्राउन होंगे, तो ब्राउन होगा ही, ठीक है ना। और अगर जो टेरी ने मान लो ग्रीन जीन कंट्रीब्यूट किया बच्चे में, और क्रिस की वजह से ब्राउन आया, तो ब्राउन और ग्रीन वहां पे भी ब्राउन डोमिनेंट है,
तो इसलिए उसकी आईज ब्राउन ही होंगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिजल्ट ये है जो फर्स्ट पैराग्राफ में, ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल हैव ब्राउन आईज। बताओ इसके बाद, क्रिस और टेरी की बात कर रहा हूं मैं, ब्राउन आईज दे विल आर गोइंग टू हैव। सेकंड पॉइंट, इफ क्रिस एंड किम दे आर मीटिंग, सपोज कर लो, तो क्रिस से ब्राउन की वजह से ब्राउन जीन ही कंट्रीब्यूट होगा। किम जो है उसमें ग्रीन ग्रीन है, तो उसकी वजह से ग्रीन ही होगा, है ना, उसकी वजह से ग्रीन ही होगा। तो क्योंकि फिर वही बात हो गई कि ब्राउन और ग्रीन, उसमें से ब्राउन डोमिनेंट है, तो इसलिए उसकी आइज भी ब्राउन ही होंगी अगर ये 2% मेट करते हैं तो, डेफिनेटली। ठीक है ना। इफ टेरी एंड किम मेट, अब आई तीसरी कंडीशन, टेरी एंड किम, देन भाई देखो टेरी जो है उसकी वजह से ब्राउन या ग्रीन कंट्रीब्यूट होगा। तो अगर ब्राउन कंट्रीब्यूट किया टेरी ने और किम ने, तो ग्रीन करना ही है, उसके पास तो है ही ग्रीन जीन, तो उसने ब्राउन किया, तो ब्राउन और ग्रीन में ब्राउन क्योंकि डोमिनेंट है, इसलिए बच्चे की आंख जो है ब्राउन होंगी, है ना, समझ रहे हो। और अगर जो टेरी और किम वो कर रहे हैं और दोनों ने बाई चांस ग्रीन कर दिया, वो मतलब उसकी वजह से ग्रीन हो गया, उसका तो पास तो ग्रीन ही है, किम के पास तो है ही ग्रीन और कोई चारा ही नहीं है, टेरी ने भी ग्रीन जो है वो कंट्रीब्यूट किया, तो दैट मीन्स दो बच्चे के पास में ग्रीन ग्रीन हो गया, डेफिनेटली उसकी आइज ग्रीन होगी। ठीक है ना। तो जेनेटिक्स की थ्योरी सारी की सारी ये है कि जीन्स जो है इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बच्चे के क्या क्या वो होने जा रहे हैं, सारे के सारे। सो देयरफॉर देयर ऑफस्प्रिंग कुड आइदर है ब्राउन आइज और ग्रीन आइज। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आओ चलो, अब सबसे पहले मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिक एल्गोरिथम्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अगर तुम ये सोचते हो कि दे कैन ओनली बी यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन, तो गलत सोचते हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर तुम जेनेटिक एल्गोरिथम उस पर लगाते हो, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी तुम्हारी वो प्रॉब्लम जो है 90%, इसका रेट है 90%, सॉल्व हो जाएगी। भले ही वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो या वो ये प्रॉब्लम हो कि तुम्हारी चप्पल अगर खो गई तो कहां मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम हो दुनिया की, अगर तुम उस पर जेनेटिक एल्गोरिथम लगाते हो तो वो 90% करेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है ना। 100% शायद कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ठीक है ना। लेकिन तुम्हें मतलब जेनेटिक एल्गोरिथम की यही ब्यूटी है कि वो तुम्हें सोल्यूशन के, फाइनल सोल्यूशन के अजदीक नजदीक लाके छोड़ देता है, बिल्कुल पास में लाके छोड़ देता है। उसके बाद में थोड़ी सी मेहनत भाई तुम कर लो, वो वाली बात है। ठीक है ना। छोड़ दिया उसने तुम्हें कि यार यहां शायद सोल्यूशन है, तो सर्च स्पेस में जितने भी सोल्यूशन है उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन है इट ट्राइज टू फाइंड आउट। ये जैसा मैं कह रहा हूं, नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली ए जेनेटिक एल्गोरिथम गिव सर्चेस द बेस्ट सोल्यूशन, बट देर इज एवरी लाइकलीहुड, एवरी पॉसिबिलिटी कि इट विल गिव यू द वन बेस्ट सोल्यूशन। अगर बेस्ट दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नियर टू द बेस्ट तो देगा ही देगा। क्लियर। नियर टू द बेस्ट सोल्यूशन आएगा ही आएगा। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन से मतलब हमारा ये होता है, वैसे तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत जनरल वर्ड है, लेकिन अभी तुम यही समझो यार इसको कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी प्रॉब्लम वी कैन मेक ए मैथमेटिकल मॉडल, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, और उनकी रिलेशनशिप कुछ ना कुछ अपने वे में, मतलब मॉडलिंग इसी को कहते हैं। ठीक है ना, कि जो सिचुएशन को डिस्क्राइब करे, ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम वेरिएबल्स की सही चॉइस कर पाए ना, तो मेरे ख्याल से तुम मैथमेटिकल मॉडल भी बना लोगे। तो मॉडलिंग एक डिफरेंट है, लेकिन अभी मान के चलो कि corresponding to every problem its equivalent mathematical equation can be written. Okay,
उसके बाद में तुम्हारी प्रॉब्लम ये रह जाती है कि उस इक्वेशन को, उस फंक्शन को, इक्वेशन का मतलब फंक्शन यार, ठीक है ना, इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए वेरिएबल, या मे बी इफ देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो इट्स एन इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्स एंड वाई, कोई पॉलिनोमियल होगा एक्स एंड वाई में, या जेड होगा तो जेड होगा, लाइक दैट। कितने भी डायमेंशनल की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स मीन्स वन डायमेंशनल, एक्स वाई मीन्स टू डायमेंशनल, पता ही है तुम्हें। तो मैं क्या कह रहा हूं कि तुमने एक प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिफाइन कर दी, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या मतलब, एक मैथमेटिकल फंक्शन तुमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद में बात यह रह जाती है कि वेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मैथमेटिकल फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, याद रहेंगे ये वर्ड सब, ठीक है ना। मैथमेटिकल फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन। What is that value of x corresponding to which a certain function is maximum या minimum? क्लियर? तो जिस टाइम तुम मिनिमाइज करते हो किसी फंक्शन को, किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो उसको कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम कॉस्ट फंक्शन बोल देते हैं। इट इज टू बी मिनिमाइज्ड। जब किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करते हैं तो उसको फिटनेस फंक्शन बोल देते हैं। क्लियर? तो एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो वो कोई कॉस्ट फंक्शन होगा, नाम से पता चल जाएगा, अगर कॉस्ट है तो वो मिनिमाइजेशन करना है आपको, अगर वो फिटनेस फंक्शन है तो उसको मैक्सिमाइज करना है। अंडरस्टूड है बात? सेकंड थिंग, एनी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, यहां पे आपको क्लियर ही है। मिनिमाइजेशन ऑफ एफ एक्स करना है तो आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ माइनस एफ एक्स कर दीजिए, सुखी रहिए। ठीक है ना, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफ एक्स करना है तो माइनस ऑफ एफ एक्स को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब तो माइनस करके आप वो कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं वो कई टाइप की हैं। ठीक है ना, कई टाइप की कैसे हैं? सबसे पहले आती है अनकंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन, है ना। मान लो आपके पास में एक प्रॉब्लम है, अभी सिंगल डायमेंशन समझो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मान लो कुछ भी प्रॉब्लम है, फंक्शन है। ठीक है ना, तो आपको मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करना है तो आप कर सकते हो। नॉर्मली क्या करते हो, आप ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हो, वहां से देख सकते हो, या फिर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको आप जीरो पुट कर देते हो, तो आइदर मैक्सिमाइज होगा उन पॉइंट्स पे सॉल्व करके, है ना, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो, या मिनिमाइज होगा। ये देख फर्दर देखने के लिए कि मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव देख लेते हो आप। ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमाइज हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है ना, इस तरह से करते हो आप। तो एक पहली बात तो ये है, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करना है आपने, ठीक है, और कोई कंस्टेंट नहीं आपको दे रखा, उसको ये है आपकी अनकंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना। दूसरा मैं दिखाता हूं, एक मिनट ठहरो। ठीक है ना, वही मैं कह रहा हूं कि मैं ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है इनको यार एक्चुअली उससे करना ना, एक मिनट सॉरी, ये तो यार पावर पॉइंट कब तक चलेगा, पावर पॉइंट कोई तुम, ये तो आप चलेगा ही चलेगा, इसको छोड़ दो। और उसके बाद में मैं आपको दूसरी दिखाना चाहता हूं, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन यार इसमें मुझे एक्चुअली वो जाना कहीं यार बाहर से वो नहीं लगा लेते हैं, माई कंप्यूटर नहीं निकालने चाहिए हमें। देखो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक्स है ना वो ये है।
सबसे पहले तो आप अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पूरा नहीं हुआ, सपोज करो ये फंक्शन, इज इट विजिबल है? मतलब अगेन फॉन्ट थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, मुझे खुद को लग रहा है यार, लेकिन अब ये है कि व्हाट कैन आई डू एट प्रेजेंट, और मेरे से टाइप इतना होता है। ये फंक्शन है एक्स स्टार 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको आपने मिनिमाइज करना है। नोटेशन देख लो, मिन लिखा है ना, और नीचे x रखा है विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस फंक्शन इज ए मिनिमा, हैज ए मिनिमा। चलो नॉर्मल वे से ट्राई करो जो आप कह रहे थे अभी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्टार 4 को वो करके, जब उसको 0 रखोगे देयर विल बी 3 वैल्यूज ऑफ x। क्लियर है? तो ठीक है ना। मान लो कि वो 3 वैल्यूज ऑफ x जो है वो ये आ गई भैया, वो भी मैं बता देता हूं। x इक्वल टू माइनस 2.96, x इक्वल टू माइनस 1.14 एंड थर्ड इज, जिससे एक ही बार में दिखाई पड़ जाए, अरे यार हाँ, माइनस 1.10। ठीक है, 3 वैल्यूज आ गई ना, 3 वैल्यूज आ गई। देखो ये इसने सॉल्व किया है, ये यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2.96, x इक्वल टू माइनस 1.10 एंड x इक्वल टू 0.31, ये 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है ना। ठीक है जी, इन पे या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा। सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव आपके सामने लिखा हुआ है 12x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8। इसको देख लिया कि उन्हें x की वैल्यूज के लिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये 2 पॉजिटिव आ गए तो यहाँ पे 2 पे मिनिमा हो गया, 1 मैक्सिमा हो गया, माइनस 10.4 है। ठीक है ना। नजर भी आ रहा है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि 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 इसका ग्राफ ऐसा है। क्लियर? 2 मिनिमा 1 मैक्सिमम, है ना। और ये स्मॉल सर्किल नजर आ रहा है माइनस 2.96 पे। यहां पे फंक्शन ग्लोबल मिनिमा है, यहां पे ग्लोबल 2 मिनिमा है ना, ये उनमें से जो ये ग्लोबल मिनिमा हो गया। ग्राफ से पता लग गया, वह सब कुछ ठीक है, अनकंस्टेंट। ठीक ठीक है। अच्छा, अब जी आ जाओ तुम नेक्स्ट। दिस इज कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। Yeah. This one. Minimize fx, सेम फंक्शन है, x4 प्लस 5x सेम फंक्शन है, सब्जेक्टेड टू x इज ग्रेटर देन माइनस 1.5। आपको एक कंस्टेंट लगा दिया मैंने कि इस रीजन में आप देखो, कंस्टेंट लगते ही आपका सॉल्यूशन चेंज हो गया। सॉल्यूशन इसलिए चेंज हो गया कि आपको जो सर्च करना है फाइनल आंसर वो x ग्रेटर देन माइनस 1.5, दैट मीन्स ये वाला, ये फिगर बन गई आपकी। बाकी फंक्शन तो वही है, तो वो तो वही रहना है। ये लो, ये लो, ये जो वर्टिकल लाइन है ये माइनस 1.5 पे है। आपका सोल्यूशन इसके टुवर्ड अलाउेबल एक्स वैल्यूज जो लिखा है, अलाउेबल एक्स वैल्यूज इधर करना है। दैट मीन्स आपका मिनिमा जो माइनस 2.96 पे था, माइनस 3 के पास था ग्लोबल मिनिमा, तो वो अब रहा ही नहीं है सोल्यूशन स्पेस में।
तो दैट मीन्स दूसरा वाला जो है ये 0.31 वाला 0.31 वाला रह गया, है ना, वो हो गया। दिस इज कॉल्ड दिस। नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वाला। अब मैं आपको कह रहा हूं आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, सेम फंक्शन है अभी भी, x4 + 5x³ वाला, लेकिन साथ में एक और दे दिया मैंने आपको gx, 2 × x+1 का होल स्क्वायर। आपको ये दोनों साइमल्टेनियसली मिनिमाइज करने हैं। मिनिमाइज fx एंड gx वेयर fx इज दिस एंड gx इज दिस। अब क्या करोगे? साइमल्टेनियस मिनिमाइजेशन। दिमाग क्या कहता है आपका? क्या करूं मैं? ग्राफ खींच लू दोनों का? चलो यार, चलो मान लिया, ग्राफ खींच लिया जी। एक मिनट ठहर जाओ भाई, ग्राफ भी खींच लेते हैं। भी खींचते हैं यार। लो जी, अब बताओ, एफ एक्स जो है वो लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन, और डॉटेड लाइन जो है जी एक्स है। अब क्या कहते हो? You have to tell me the x value of x such that both the functions are minimum. वहां पे मिनिमम होगा पक्का? देख लो, ठीक ठीक लगा लो, जहां पे दोनों कट कर रहे हैं वहां पे दोनों फंक्शन मिनिमम होंगे। एक फंक्शन के मद्देनजर रखते हुए दूसरे फंक्शन को देखना है। हाँ, एक फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए दूसरे को देखना है। पक्का? यार अभी तो ताल ठोक के कहा था यार तुमने, हैं? जो एकदम नीचे वाला पॉइंट है वो उसका मिनिमम चला गया। और अगर जीएक्स को देखा जाए तो जो 2 पॉइंट कट हो रहे हैं वो उसके लिए मिनिमम है। हाँ, तो दैट मींस एफएक्स का मिनिमा कहीं और घूम रहा है कंपनी गार्डन में, और जीएक्स का कहीं और घूम रहा है, ठीक है ना। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है ना। तो यार ये ऐसी है दुनिया है। चलो एनालाइज करते हैं, कोई बात नहीं यार, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए है। जरा देखो, अगर मान लो कि ऐसा है, दोनों के ग्राफ तुमने ड्रॉ कर लिए, तो तुम डिफरेंट रीजन्स में एक काम करो कि दोनों फंक्शंस का बिहेवियर देखते हैं। चलो, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए दोनों का हम वो देख लेते हैं एक तरह से, ठीक है ना। और ये तब देखते हैं, मजे की बात ये है, जबकि एफ एक्स को और जी एक्स को साइमल्टेनियसली तो कर लिया तुमने, ये एक्स के रेस्पेक्ट में तो प्लॉट कर लिया। मैं एफ एक्स को प्लॉट कर रहा हूं जी एक्स के साथ, मतलब एक एक्स एक्सिस पे एक ले लिया, वाई एक्सिस पे दूसरा ले लिया, और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए दोनों की वैल्यूज देखते हैं। मतलब ये ग्राफ जरा देखो कितना इजी पड़ेगा। ये पहले मैं तुम्हें ये दिखा दूं, जस्ट लुक एट दिस वन, कैन यू सी दिस, कि भाई एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस पे लिया गया है, जी एक्स जो है वाई एक्सिस पे लिया गया है, और हमने शुरू किया लेट अस से, देखो एक तरह से मैंने कहां से शुरू किया, एक्स की किस वैल्यू के लिए, वो थोड़ा सा इंडिकेशन तुम्हें यहां से मिलना चाहिए। एक बात देखो कि जो पहले वाला ग्राफ था, ये वाला, एक बार मिनट सुनो फिर से बात को, कि जब ये वाला ग्राफ था, ये वाला
क्या मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं, एक बात बताओ कि x इक्वल टू -2.96 है, x इक्वल टू -2.96 पे fx जो है वो मिनिमा है, fx का लेफ्ट में, अपने लेफ्ट में देखो तुम, मिनिमा है fx इक्वल टू 2.96। उससे लेस वैल्यूज के लिए, यानी कि -3, -3.5 या अप टू जैसे -4 तक, वो वाला सेगमेंट देखना जरा, वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, fx भी डिक्रीज हो रहा है, gx भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों हो रहे हैं ना। अगर तुम्हें fx या gx का मिनिमा फाइंड आउट करना है, क्या तुम उस रीजन को लोगे, कभी भी कंसीडर करोगे? तुम उस रीजन को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि उस रीजन में तो मुझे पता है कि -3.5 पे मेरी बात बननी नहीं है, -3.5 पे इसलिए बात बननी नहीं है कि -3 पे तो मुझे नजर आ रहा है कि उससे कम वैल्यू है, तो मैं -3.5 क्यों कंसीडर करूं, मुझे तो दिख रहा है यहां से कि fx या gx की वैल्यू इधर की साइड में कम आ रही है, तो मुझे इधर की साइड में आना है, जिधर बढ़ रही है उधर क्यों जाऊंगा मैं, क्यों जाऊंगा, दिमाग थोड़ी खराब है ना, अभी तो नहीं खराब है ना, तो पता नहीं इसको होते सॉल्व होते 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 हो जाएगा, अभी तो ठीक है। तो इसका मतलब सीधी बात, नंबर 1 बात, मैं x लेस देन -2.96, x लेस देन -2.96 की तरफ नहीं जाऊंगा, बैंड, वो सेगमेंट गया। सिमिलरली एक बात सुनो, x ग्रेटर देन 0.31, प्लस का 0.31, प्लस का 0.31 वहां है जहां पे कि fx मिनिमा है, नहीं है ना, तो तुम मुझे बताओ x ग्रेटर देन 0.31, fx भी बढ़ रहा है, gx भी इंक्रीज हो रहा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? दैट मीन मुझे सारा का सारा एनालिसिस जो करना है वो x इक्वल टू -2.96 और x इक्वल टू 0.31 के बीच में करना है। यहां तक तो क्लियर है, उनके बीच में इसलिए करना है यार, वहां पे कभी x मतलब fx इंक्रीज हो रहा है, कभी gx डिक्रीज हो रहा है, कभी वाइस वर्सा हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा ना मेरे को, देखो पता लग रहा है क्या कुछ, क्योंकि बिहेवियर एक जैसा नहीं है ना, जिसका जो दिल आता है वो घटने बढ़ने लगता है, मुझे बिना बताए, ठीक है, तो इसलिए नहीं चलूंगा मैं। तो जब मेरा ये डिसाइड हो गया कि x -2.96 और x इक्वल टू +0.31, इसके बीच में मुझे रहना है, तो यार मुझे जीने दो ना। अब ये देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये ग्राफ जो है, क्योंकि ऊपर वाला जो है x इक्वल टू -3.4 नजर आ रहा है, वहां से लेके चलिए, इसलिए क्या, चलो -2.96 तो आ ही जाएगा, है ना, और वो आ भी रहा है कि x इक्वल टू -2.96 पे, इनफैक्ट तुम देखो x एक्सिस पे fx है, मैं ऐसे ऐसे बनाऊ, x इक्वल टू -2.96 पे fx भी मिनिमम है, fx मिनिमम है, मतलब gx तो जो है सो है, मिनिमा तो नहीं है, लेकिन fx का मिनिमा तो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आना भी चाहिए ना, ठीक है ना। तो मैं चलो थोड़ा सा ऊपर से लेके चला, x इक्वल टू -3.4 एट रैंडम, है ना, चला, तो भाई तुमने डिफरेंट x वैल्यू के लिए ड्रॉ किया इसको, x इक्वल टू -2.96, फिर और आया आया आया, ये जो सॉलिड लाइन नजर आ रही है वो बाद में बताऊंगा सॉलिड क्यों किया इसको, आया आया, और फिर ये यहाँ पे देखो x इक्वल टू, जहां पे 0 है, या x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 0 वाला ये लिखा है ना पॉइंट, इसके आगे चलते रहे, डॉटेड लाइन पे चल मतलब वो कर्व नजर आया, कर्व आपको, है ना, x इक्वल टू -1 पे आपका gx 0 हो जाएगा, क्यों, वो फंक्शन तुम देखो, है ना, x + 1 का स्क्वायर था, gx में x + 1 का स्क्वायर था, तो x इक्वल टू -1 पे gx ने 0 हो जाना था, तो चलो 0 नजर आ भी रहा है ना। उसके बाद में x इक्वल टू -1 से और चले तुम पॉजिटिव की तरफ, भाई मुझे तो 0.31 तक तो जाना ही है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी तुम्हारे साथ में, है ना, एग्रीमेंट हुआ था हमारा कि 0.31 तक जाएंगे, तो x इक्वल टू -1 पे रुकना नहीं, x इक्वल टू -1 से आगे चलो, फिर जब आगे चलोगे तो ये सॉलिड लाइन तुम्हें नजर आ रही है, नीचे वाली सॉलिड, ऊपर वाली थोड़ी सी डॉटेड है, नीचे वाली थोड़ी सी सॉलिड है, नीचे वाली सॉलिड है, तो वो x की वैल्यूज
वहां से -1 वगैरह वगैरह से 0 की तरफ चल रहे हैं। तुमने देखो x इक्वल टू -2 तो इधर से होते हुए आएगा, ऐसे होते हुए, और x इक्वल टू 0 जो लिखा है, वैल्यू सेम है ना एफ एक्स की और उसकी, वैल्यूज तो सेम है इसलिए पॉइंट, लेकिन x की वैल्यूज डिफरेंट है। देखो x की वैल्यू डिफरेंट है इस पॉइंट पे, और ये जो है दूसरा पैराबोला जो है ऐसे बन गया। बड़ा वाला पैराबोला x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए है, और छोटा वाला पैराबोला जो नजर आ रहा है ना, वो x की नेगेटिव भी है, -1 से 0 तक भी है, और फिर फर्दर 0.8 तक मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया था, ऐसे ही एम ए ही है ना। 0.8 तक, 0.31 तक तो तुमने कहा था कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ के कर लिया ऐसे ही। बताओ इस ग्राफ में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। नहीं है ना दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स को जी एक्स के टर्म्स में प्लॉट किया हुआ है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर तुम देखो कि जहां पर एक तरह से एक्स की जो ये वैल्यूज है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ पोर्शन को सॉलिड कर दिया गया है इसमें। सॉलिड इसलिए किया गया, अब फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू -1 से एक्स इक्वल टू 0 का पोर्शन सॉलिड है, नीचे ऊपर वाला जो है डॉटेड है, क्योंकि वहां पे फंक्शंस की वैल्यू लेसर है। मैं अगर एक्स मेरा उस इंटरवल में आता है तो मैं नीचे वाली वैल्यूज जो है उनको प्रीफर करूंगा, समझ गए, उनको प्रीफर करूंगा। इसी तरह से एक्स की वैल्यू -2.96 से -2 तक की बात करो लो, एक्स इक्वल टू -2.96 से एक्स इक्वल टू -2, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एक ऊपर भी ग्राफ वो पैराबोला चल रहा है ना, वो डॉटेड वाला जो चल रहा है ना एक्स इक्वल टू -3.4 की तरफ। तो यानी कि वहां पे फंक्शन जीएक्स की वैल्यू काफी हाई होंगी, मिनिमाइज नहीं हो रहा होगा वहां पे जीएक्स, वहां पे फंक्शन जीएक्स मिनिमाइज नहीं हो रहा होगा। एफ एक्स तो सेम है, मान लो कोई, मैं एक बात सुनो, मतलब जैसे एफ एक्स की वैल्यू जहां पे -2 है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे -2 देखो, तो उस पे जीएक्स की दो वैल्यूज मिल रही है ना, है ना। तो उनमें से नेचुरली जब एफ एक्स और जीएक्स दोनों मिनिमाइज होने हैं, तो लेट से एफ एक्स -2 है, तो जीएक्स की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए मुझे, जो लेसर हो। मैं हमेशा लेसर 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 वैल्यूज चाहूंगा फंक्शन की, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ऊपर वाला उसको नहीं लिया, डॉटेड वाले पोर्शन को, एक्स इक्वल टू -3.4 से एक्स इक्वल टू -2.96 तक के जो एक्स है वो नहीं लिए, नीचे वाले लिए, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जीएक्स और एफएक्स दोनों साइमल्टेनियसली ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। इसको जो है इसलिए डार्क किया गया है, सॉलिड सॉलिड लाइन से वो किया गया है, ठीक है ना। अब सोल्यूशन अभी भी नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे पास में एक इंटरवल आया है, तुम्हारे पास में एक इंटरवल आया है। यहां पे जेनेटिक एल्गोरिथम जो है, अभी अभी तो जेनेटिक है नहीं, खैर जेनेटिक होता तो इससे बेटर आंसर दे देता, जेनेटिक होता तो बेटर आंसर देता। यहीं पे फंसते हैं कि कभी कभी एनालिटिकल मेथड्स जो हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पे जेनेटिक एल्गोरिथम पहुंचेगा, ठीक है ना। इसने सिर्फ तुमको यह बताया कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए जो कि डार्कन कर, जो कि सॉलिड कर दी गई हैं, उनके लिए फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स विल बी स्मॉल, दैट्स ऑल, ठीक है ना। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं, इसके लिए नाम है बाकायदा, वो मैं ये कर देता हूं, ये रहा पेरेटो, PARETO, पेरेटो सेट। ये वही वैल्यूज लिखी है, देखो यहां पे, पेरेटो सेट is consisting of those values of x which belong to -2.96 to -2 या -1 to 0, वही जो सॉलिड की गई थी, ठीक है ना। और इस लाइन जो सॉलिड कर्व था उसको बोलते हैं पेरेटो फ्रंट। तुम्हारे एनालिटिकल मेथड यहां पे जाके खत्म हो जाता है, मोर देन दिस इट कैन नॉट टेल यू, मोर देन दिस इट कैन नॉट टेल यू। तो खैर मतलब कहने का यह है कि जब भी इस टाइप की साइमल्टेनियसली दो फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है तो एनालिटिकल मेथड फेल होने लगते हैं, एनालिटिकल मेथड फेल होने लगते हैं। एनीवे ये एक वो है, एक चीज है मल्टी मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। देखो अनकंस्टेंट, कंस्टेंट है ना, फिर तीसरा दूसरा कॉम्बिनेशन वाला एक हो गया था, तीसरा है, चौथा मल्टी मॉडल।
मल्टी मॉडल का मतलब है ये प्रॉब्लम देखो जरा तुम मत, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। मिनिमाइज एफ एक्स वाई, अब ये दो एक्स और वाई दो चीजों का फंक्शन है, वेयर एफ एक्स वाई क्या है, ई रेस टू द पावर -20 ई -20 इंटू ई रेस टू द पावर दिस, जो भी है, ये बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, ठीक है ना। आसानी से प्लॉट भी बेचारा होने में प्रॉब्लम नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई दो का फंक्शन है, ये इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो दैट मीन्स मैं अब ये जो एक तो फंक्शन की वैल्यू हो गई, एक एक्स की वैल्यू हो गई, एक वाई की वैल्यू हो गई। जब इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो ऐसा होगा, देखो वो ये ग्राफ है, जरा दर्शन कर लो इसके ग्राफ के, ठीक है ना। नमस्ते कर ली, रोज सुबह किया करो इसको अपने सिराने ढांग लो, सोते जगते इसको प्रणाम करना है, ठीक है। तुम देख लो कि एक्स की वैल्यूज हैं, वाई की उसके वो है परपेंडिकुलर। अब बताओ यहां पे क्या तुम मैथमेटिकली इसको कर लोगे? हाँ, यहां फेल होते हैं। एनालिटिकल मेथड कितना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है वो मैं शो कर रहा हूं आपको, कि मैथमेटिक्स भी साथ नहीं देती अपना। जब मुसीबत के दिन आते हैं ना तो अपना छाया भी साथ छोड़ जाता है, ठीक है ना, ये वो वाली बात है, ठीक है। और इतने ज्यादा लोकल मिनिमा है सॉर्ट ऑफ, इसमें तुम लोकल मिनिमा देख लो कि ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करना कितना मुश्किल है। ग्लोबल मिनिमम नजर आ रहा है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ किया आ गया नजर, लेकिन क्या अगर मैं ग्राफ ड्रॉ ना करूं तो उसका सिर पैर नहीं पता लग रहा हो, इतना गंदा फंक्शन है वो, ठीक है ना। तो ये आइडिया है। तो खैर ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बताती है कि यार इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम या जेनेटिक एल्गोरिथम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा, एक है डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन, है ना, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, ये वाला है ना। मल्टी मॉडल तो समझ गए ना तुम। कॉम्बिनेटोरियल, कॉम्बिनेटोरियल का मतलब ये है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब ये है कि मान लो एक प्रॉब्लम एक है, ये कहां गया यार, यार ये तो आया नहीं इसमें, मैं तुम्हें प्रॉब्लम बता देता हूं, है ना, ये ठीक सा वो स्कैन नहीं हुआ। एक बंदे का ऑफिस है, इसको ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सुनी है आपने? ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, कंप्यूटर साइंस के हो ना आप तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक सेल्समैन जो है, लेट्स से उसका ऑफिस है यहाँ पर इस सिटी में, चंडीगढ़ में, और उसका लुधियाना में भी है, शिमला में भी है, 4 जगह और है। अब उसको यहां से चलना है ना, अपने हर ब्रांच ऑफिस में जाना है, लौट के वापस घर को आना है, ठीक है ना। सिटी ए से चला, सिटी बी, सी, डी, बैक टू ए, ठीक है ना। सबका डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस है, बी का सी से सी है। दिन और मतलब उसको चारों ऑफिस विजिट भी करने हैं और वापस भी आना है। ऐसा कुछ नहीं कि एक दिन में आना है, ऐसा कुछ मतलब ही हैज टू विजिट ऑल 4 ऑफिसेस ए बी सी डी, and he has to start from A and terminate at A, let us say. अब ये बताओ कि given the distance between these cities, उसको किस तरह ट्रेवल करना चाहिए कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मिनिमम। बात समझ आ रही है? रास्ते में कोई नहीं है ना रास्ता किसको कहते, अब यही वाली बात है ना कि रास्ता कहते हो। एक सिटी है, नक्शा इंडिया का नक्शा सोच, एक सिटी है ए, एक बी है ना, एक कलकत्ता है, एक शिमला है, एक बंगलौर है। बताओ शिमला के रास्ते में बंगलौर आ रहा है या कलकत्ता के रास्ते में बंगलौर आ रहा है? जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो कवर करें, डायगोनली जैसे 4 है 5 है, हाँ, तो जो डायगोनली कवर करे उसको डायगोनल किसको कहते हो? तो मतलब अब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो सिटीज हो हाँ, उन्हें कवर करें फिर है? कोई गड़बड़ है, ज्यादा गड़बड़ है इसके। तुम्हारे अगर मान लो 4 सिटीज है ना, ए से शुरू होकर ए पे टर्मिनेट होना है, तो चलो एक बार को तुम लगा भी लोगे,
क्योंकि सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 ही सिटीज है ना, मतलब ए तो फिक्स्ड हो गया ना कि यहां से शुरू और खत्म, बाकी तो BCD बने। 3 सिटीज को कवर करने के लिए आपके पास 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल परम्यूटेशंस, है ना। मतलब अगर आप 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 से, मतलब मान लो मैं जस्ट एक बता देता हूं, ABCD बैक टू ए, एक है ना, फिर A, फिर B, वहां से मुड़ जाओ, फिर पिछली बार C गया था, नहीं D पे भेज दो उसको, फिर C पे भेजो, फिर बैक टू A दूसरा। आप करो, 6 से ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे आप। ACBDA ऐसे करके करो ना, तो तुम्हारे 6 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। चलो तुमने वो डिस्टेंस ऐड करके 6 का तो कर लोगे, यहां से इतने किलोमीटर, यहां से 100 किलोमीटर, यहां से 50-75 कर लिया, विच एवर इज लेसर। अगर नंबर ऑफ सिटीज ज्यादा हो तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। n सिटीज है इन जनरल, पहला और आखिरी फिक्स्ड है, देयर आर n सिटीज, तो n माइनस फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, इतने परम्यूटेशंस बनेंगे। बना के देख लो, फिर मत कहना कि आवाज नहीं दी थी। ठीक है ना। अब ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं तुम्हारे ये पाथ, नंबर ऑफ पाथ्स, है ना। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? ये कोई तुम मैथमेटिक्स का भी प्रोग्राम लिखो, मतलब वैसे भी लिखोगे ना, ठीक है ना। यहां जेनेटिक एल्गोरिथम फिट होता है, धाड़ से प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है। ऑप्टिमाइजेशन वही कि मिनिमम डिस्टेंस कब कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं जस्ट तुम्हें एप्लीकेशन इसकी बहुत हजारों एप्लीकेशन है जहां पे भी ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। खैर, देखो एक 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 चीजें बहुत यूज होता है ये वर्ड, इसलिए बता रहा हूं। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, कभी नाम सुना है इसका? हिल क्लाइंबिंग का, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का ऐसे है, मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूं। तुम्हें एक हिल पे क्लाइंब करना है, एक हिल है, हिल के पीछे दूसरा हिल है यार, हिल का अब जब तक हिल पे क्लाइंब नहीं करते तब तक पता भी नहीं लगता पीछे क्या है। ठीक है ना। कश्मीर में जाके देखो, वैसे ही यार पिक्चर में ही देख लो, तो एक पहाड़ के नीचे दूसरा झांक रहा होता है, दूसरे पहाड़ के नीचे तीसरे की चोटी निकली होती है, कहीं पीछे से सूरज दिखाया जाता है। सीनरीज जो होती है ऐसी नहीं होती, है ना। तिकोने वो ट्राइंगुलर से वो होते हैं, ट्राइंगुलर के बीच में सूरज ही झांक रहे होंगे, ठीक है ना। मान लो इस टाइप का की प्रॉब्लम है कि तुम्हें हिल क्लाइंब करना है। तुम ग्राउंड पे हो, तुम्हारे सामने यार पहाड़ खड़ा है? चारों डायरेक्शन में से, मतलब चारों क्या डायरेक्शन, चार तो वैसे कहने की है, पूरे 360 कहीं से भी तुम अप्रोच कर सकते हो। तुम्हें हिल की चोटी पे जाना है ना, पीक ऑफ द हिल। कैसे जाओगे? ऐसे चल पड़ोगे? मिनिमम टाइम में जाना है, हिल की टॉप पे मिनिमम टाइम में जाना है, गिवन ए हिल। कैसे अप्रोच करोगे इस प्रॉब्लम को? कैसे, क्या देखोगे तुम कि मैं, मतलब कैसे चलूं? क्या करके? क्या क्या बोला यार, मुझे भी हंसने का मौका दे दो भाई। हैं? मिनिमम टाइम में जाना है जी पिक पे। कई सारे लोग हैं, मतलब समझ लो, चलो चलो हिल के चारों तरफ कई सारे लोग खड़े हैं। अब ये बताओ कि मिनिमम टाइम में कैसे पहुंचा जाए? जो ऑप्टिमाइज्ड या मिनिमम टाइम में पहुंचने का तरीका है वो ये है, तुम स्टीपेस्ट वो देखो, सबसे ज्यादा चढ़ाई कहां पे है, उस पर कोशिश करो, सबसे पहले पहुंचोगे। या तो हिल पे पहुंच जाओगे ना, ऊपर पहुंच जाओगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, मतलब जल्दी पहुंच जाओगे बहुत। ठीक है, जल्दी तो पहुंचना था। तो कहने का मतलब ये, दिस इज कॉल्ड स्टीपेस्ट एक्सेंट, स्टीपेस्ट एसेंट, एक्सेंट या एसेंट यार छोड़ो, जो भी है ना, सबसे ज्यादा चढ़ाई जहां पे हो, ठीक है ना। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम ऑलमोस्ट वैसे उस पर चलते रहे जहां हिल धीरे धीरे बेचारा चढ़ रहा है,
तो फिर तो यार पहुंच चुके उसके पीक पे। उस वहां देखो जहां सबसे ज्यादा स्लांट है, सब है ना, पहले पहले पहुंचोगे। ये इसको बोलते हैं हिल क्लाइंबिंग एक्सेंट एल्गोरिथम। लैंड्स बाकायदा प्रोग्राम लिखे हुए हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के, फिर लोगों ने इसके वेरिएशंस बनाए, तो वो तो चलो ऐसी छुतरीबाजी है ना। अब हम अपने पावर पॉइंट पे दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब तुम ये समझो कि तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है, तो उसको तुम कह रहे हो डम सॉल्यूशन, ठीक है ना। तुम्हें नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करनी है। नेचुरली तुम क्या करोगे, तुम ये काम करो, ब्लाइंड जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। इन ये जनरल एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम क्या कहता है, ये एल्गोरिथम कहता है कि यू रिपीट, डू लूप में लग जाओ, ठीक है ना। डू लूप में जनरेट ए रैंडम पॉसिबल सोल्यूशन, टेस्ट करो वो सोल्यूशन कितना अच्छा है, ठीक है ना। भले ही अच्छा है नहीं अच्छा है, तुम दूसरा सोल्यूशन देखो, रिपीट करो, दोनों को कंपेयर करो, इस तरह से तुम पहुंचो अपने फिर बेस्ट सोल्यूशन पे। अगर बेस्ट सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते तो कम से कम गुड सोल्यूशन पे तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है ना। ओके, ये जेनेटिक एल्गोरिथम का बेसिक यहां से शुरू होता है, ठीक है ना। हर जगह पे यूज कर सकते हो क्या इस आइडिया को, ठीक है ना। इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। क्या इस आइडिया को जो बताया कि भाई एक सोल्यूशन सर्च करो, टेस्ट करो, ठीक है ना। अगर पॉसिबल सोल्यूशन जो है बहुत कम है, तो शायद कर भी सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारे पास टाइम भी होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना, और मेथड आपका एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। इससे बेटर कुछ आइडिया आप दे सकते हो क्या, जो आइडिया यहां पे भी आया कि भाई डम सॉल्यूशन का मतलब ये है। इससे बेटर आइडिया ये है, जनरेट ए सेट ऑफ रैंडम सॉल्यूशंस, ठीक है ना, एंड देन रिपीट, डू लूप, टेस्ट ईच सॉल्यूशन ऑफ द सेट, उनकी रैंकिंग कर दो, टेस्ट करके उनको रैंकिंग, टेस्ट का मतलब ये है कि टेस्ट कर लिया तो उनकी रैंकिंग कर दो, फिर रिमूव सम बैड सॉल्यूशंस फ्रॉम द सेट, गुड सॉल्यूशंस को डुप्लीकेट कर दो, ठीक है ना, और उनमें से, ताकि स्टेगनेट ना हो जाए सिस्टम, कि फंस वहीं 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 ना घूमते रहो, तो किसी किसी सोल्यूशन में अपनी तरफ से कुछ चेंज कर दो यार, तुक्का मार के, ताकि सोल्यूशन का सेट पहले से डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है ना, अनटिल द बेस्ट सोल्यूशन सेटिस्फाइज यू, ठीक है। बेटर आइडिया, सब सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे, रैंकिंग ये बैड सॉल्यूशंस को खत्म करेंगे, अच्छे सॉल्यूशंस को रिपीट करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे सॉल्यूशंस में, ठीक है। चलो जी, ठीक है ना। जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो हैं वो बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉट नेसेसरीली दे विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन, बट इन ऑल केसेस दे विल गिव यू एटलीस्ट द गुड सॉल्यूशन, ठीक है ना। डार्विन की थ्योरी पे बेस्ड है सारे एल्गोरिथम, जेनेटिक एल्गोरिथम। एंड डार्विन की थ्योरी बेसिकली इट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब वही जो मैंने तुम्हें बताया, कि जो जीन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं वो दूसरे को डोमिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जो जीन्स स्ट्रॉन्गर होते हैं वो डोमिनेट करते हैं दूसरे को, वही उनका सर्वाइवल होता है, ठीक है ना। जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए विच आर कॉल्ड हार्ड प्रॉब्लम्स, जहां पे कि आपको सोल्यूशन का कुछ पता नहीं है, उनके लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है ना। चलो, ये कुछ सर्च टेक्निक है, चलो इनको तो, हिल क्लाइंबिंग भी उसी में आती है, हिल क्लाइंबिंग भी एक सर्च टेक्निक है, सारी की सारी सर्च टेक्निक्स का वो है। जेनेटिक एल्गोरिथम भी इसी में आते हैं, ठीक है ना। दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, इवोल्यूशन से रिलेटेड है ना। तो चलो इनको छोड़ दो, नेचुरल इवोल्यूशन, क्रोमोसोम। अच्छा, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपने बायोलॉजी की तो देख ली थी,
लेकिन यहां पे भी देख लो टर्मिनोलॉजी ऐसे है कि इनिशियली व्हाट यू हैव इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन स्पेस, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। उस सॉल्यूशन स्पेस में जो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस हैं, दोज आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इंडिविजुअल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स का एनी कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, कितने भी हो सकते हैं, मतलब इस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन, बट द ओवरऑल सेट इज कॉल्ड सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है ना। क्रोमोसोम जो है दैट कंटेन्स ए स्ट्रिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, स्ट्रिंग ऑफ दैट्स ए स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पुट टुगेदर, है ना। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसमें, सोल्यूशन फ्रॉम वन पॉपुलेशन, मतलब आपके पास में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सोल्यूशन का एक सेट है, वो आपने लिया, उस सोल्यूशन के एक सेट से सोल्यूशन का हम उनके चाइल्ड तैयार करेंगे, उन क्रोमोसोम से आपस में मेटिंग करा के उनके चाइल्ड तैयार करेंगे, और उन चाइल्ड में हम थोड़ा बहुत म्यूटेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब चेंज, ठीक है ना, तो किसी स्ट्रिंग का पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग का चेंज कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि उन क्रोमोसोम्स से हम उन क्रोमोसोम्स को सॉर्ट ऑफ टेस्ट करेंगे, फिटनेस फंक्शन, देयर विल बी ऑलवेज ए फिटनेस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन, व्हाटएवर, आइदर ऑफ द टू, यानी कि फंक्शन जिसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, दैट विल बी डिफाइंड ऑलवेज। तो हम उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे उन क्रोमोसोम्स को, है ना, और फिटनेस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फिटनेस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे फॉर ईच क्रोमोसोम, ठीक है ना। उसके बाद में हम उनको रैंक कर देंगे, उनको रैंकिंग कर देंगे। उनमें से जो बैड सॉल्यूशंस हैं उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे, जो अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको हम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्लियर, नए क्रोमोसोम इस तरह से तैयार हो जाएंगे, नया सेट तैयार हो जाएगा क्रोमोसोम। फिर हम फिटनेस फंक्शन को टेस्ट करेंगे, उन क्रोमोसोम्स को हम आपस में कुछ करेंगे, उन क्रोमोसोम्स का उनके बच्चे तैयार करेंगे। वो बच्चे तैयार करने का मेथड अब मैं बताता हूं आपको, है ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉसओवर, ठीक है ना। जो क्रोमोसोम पेरेंट्स से चाइल्ड किस तरह से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉसओवर। और हमें कोई जरूरी भी नहीं है कि बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन एक होप रखनी है आपने, है ना, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। जेनेटिक एल्गोरिथम इस पे बेस्ड है, ठीक है ना सर, कि कभी ना कभी आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक एल्गोरिथम का बेसिक आउटलाइन। ये एल्गोरिथम है जेनेटिक एल्गोरिथम जो अब आया है आपके सामने। स्टार्ट जनरल रैंडम पॉपुलेशन ऑफ n क्रोमोसोम्स, n क्रोमोसोम्स का मतलब सुटेबल सॉल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना, रैंडम है बिल्कुल। आपको ने एक कहीं से सेलेक्ट किया है, पहले से कोई नहीं बता रहा आपको कि क्या है, तो आपने रैंडमली सेलेक्ट किया कि शायद ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ही किस्मत वाले निकले तो आपने अच्छा सॉल्यूशन सेट डिजाइन कर लिया शुरू में ही, तो आप जल्दी से मंजिल पे पहुंच जाओगे, नहीं तो टक्करे मार मूर के पहुंच तो जाओगे, ठीक है ना, अपने आप इंप्रूव हो जाएगा सॉल्यूशन। देन फिटनेस, इवेल्युएट द फिटनेस फंक्शन fx फॉर ईच क्रोमोसोम x, ये क्लियर है। रिपीट अंटिल सम टर्मिनेटिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। टर्मिनेटिंग कंडीशन ये होती है, या तो आपके क्रोमोसोम्स में चेंज होना बंद हो जाए, आप कर तो बहुत कुछ रहे हो, हाथ पैर तो बहुत मार रहे हो, लेकिन यार फिर वही क्रोमोसोम सेलेक्ट होके आ गए, वो अगली बार फिर कुछ किया, फिर वो यार वहीं पर पहुंच गए, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हो, तो फिर इसका मतलब मिल नहीं रहा, फिर तो टर्मिनेट करो कुछ, दैट मीन्स फिर कुछ करो, म्यूटेशन
करो फिर अपनी तरफ से और बेटर म्यूटेशन करो, ठीक है ना। तो जब तक ये टर्मिनेट, अच्छा दूसरी टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि फिटनेस फंक्शन, सपोज यू आर इवेल्युएटिंग, फिटनेस फंक्शन में चेंज होना बहुत ही, मतलब वेरी स्मॉल चेंजेस हैज स्टार्टेड अकरिंग, ज्यादा चेंज हो नहीं रहा, तो किस लिए फाइट मार रहे हो यार। 90% पे पहुंच गए, कोई जरूरी नहीं है कि 91 पे पहुंच के बहुत सुख मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। खुशियां पता नहीं जिंदगी में कहां से मिलती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जो है कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग कंडीशन अपने आप समझ में आ जाएगी कि बहुत माथा मार लिया यार, ठीक है ना, एनफ इज एनफ। जब तक ये ना हो तब तक क्या करना है, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ टू पेरेंट्स जिन पे की जिनसे चाइल्ड प्रोड्यूस किए जाएंगे, दैट सिलेक्शन इज कंप्लीटली रैंडम, ठीक है ना, दैट सिलेक्शन इज कंप्लीटली रैंडम। क्रॉसओवर, क्रॉसओवर का मतलब कि तुम जो जो क्रॉसओवर का मतलब तुम चेंज मतलब दोनों पेरेंट्स को ब्रीड करोगे ना, तो उस ब्रीड करने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली रैंडम है, वो बताऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। म्यूटेशन कंप्लीटली रैंडम, म्यूटेशन मीन चेंज इन 1 बिट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है ना, 1 बिट भी कर सकते हो, 2 बिट्स भी कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग्स विल रिप्लेस द ओरिजिनल, मतलब पेरेंट्स, वो नए पेरेंट्स बन जाएंगे, नए पेरेंट्स के बाद में फिर से क्रॉसओवर होगा, नए बच्चे आएंगे, नए बच्चे, सारा का सारा आइडिया ये है कि नए बच्चे नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से बेटर है, मानो या ना मानो, तुम्हारे बच्चे तुमसे बेटर होंगे हर हालत में, ठीक है, भले उनको डांट फटकार कितना ही लो तुम, बट अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तुम्हारे से ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होंगे, ठीक है ना। दैट्स द होल आइडिया, और ये हमेशा 90% ट्रू ही निकलेगा, देखना, ठीक है ना। चाहे तुम कह दो पुराने दिन बड़े अच्छे थे, ये थे वो थे, लेकिन जनरेशन ऑलवेज इंप्रूव्स। डार्विन कह के गया था आज तक सही चल रहा है तो आगे भी सही चलेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये ब्लॉक डायग्राम अब एक बार समझ लो, फिर चल पड़ेंगे उस पे, प्रॉब्लम पे। तुम्हें कोई इसमें दिक्कत आ रही हो, देखो पॉपुलेशन यू हैव टू डिफाइन, ठीक है ना, दैट पॉपुलेशन विल कम फ्रॉम रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद में इस पॉपुलेशन से रिप्रोडक्शन होगा, मतलब चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे, चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे, उनमें तुम्हें मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन का मतलब वो एक क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन करना है, फंक्शन को इवेल्युएट करना है, न्यू पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी। इस प्रोसेस में जो डिस्कार्ड होने क्रोमोसोम्स वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, जो डुप्लीकेट होने हैं वो डुप्लीकेट भी हो जाएंगे, देखना ये चलता रहेगा साइकिल, ठीक है ना। पॉपुलेशन विल रिप्रोड्यूस, you will modify, you will evaluate how good they are, they will replace the old population, ठीक है ना। जनरली पॉपुलेशन जो है हम मतलब इसके लिए कोडिंग कर देते हैं, ठीक है ना, इसके लिए जो सोल्यूशन है, जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है, दे आर कोडेड। अब कोडिंग यार दुनिया भर की कोडिंग मेथड्स हैं, ठीक है ना, बाइनरी में कोडिंग करो, इसमें रियल नंबर्स में करो, किस भी टर्म्स में कोडिंग कर सकते हो, बट जनरली बाइनरी के केस में कंप्यूटर क्योंकि समझता है उसको ना, तो इसलिए बाइनरी कोडिंग इज जनरली प्रीफर्ड, ठीक है ना। ये चलो ठीक है, ये सब तुम समझिए। अब फॉर एग्जांपल ये है क्रॉसओवर, क्या चीज है पहले मैं बता देता हूँ। व्हाट इज क्रॉसओवर? सपोज देयर आर 2 पेरेंट्स P1 एंड P2। पेरेंट समझ गए, ये पेरेंट है, बिट स्ट्रिंग जो है दैट इज ये क्रोमोसोम है, पेरेंट क्रोमोसोम है, इस तरह से दूसरा पेरेंट क्रोमोसोम, ठीक है ना। उनसे C1 और C2 चाइल्ड बने, कैसे बने जी? आफ्टर फर्स्ट 2 बिट्स का जो पोर्शन है दैट इज क्रॉस्ड ओवर। क्रॉस्ड ओवर का मतलब जो इसकी रिमेनिंग बिट्स हैं वो उसके साथ अटैच कर दो, और पहले वाले की रिमेनिंग बिट्स दूसरे वाले के साथ अटैच कर दो। ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्लोजली देखना पड़ेगा जरा आपको, कि फर्स्ट 2 बिट्स ऑफ फर्स्ट वन आर सेम, है ना, लेकिन लास्ट वाली जो 6 बिट्स हैं वो चेंज हो गई दूसरे वाले की 6 बिट्स से,
और दूसरे वाले की 6 बिट्स पहले वाले की 6 बिट्स है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसओवर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब इंटरचेंज। अब एक बिट को भी कर सकते हो, यहाँ पे एक बिट दिखाया हुआ है, ये भी कर सकते हो। जैसे मतलब वो कोडिंग के ऊपर है ना, कोडिंग में कोई जरूरत थोड़ी 1 0 जैसा मैंने कहा, ठीक है ना। तो नॉन 1 0 होंगे तब भी कर सकते हो, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं ना कोडिंग के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया तुमको। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, चलो मतलब कहने का मतलब ये है कि जनरली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कि जेनेटिक एल्गोरिथम वेयर इट इज लीडिंग यू टू। तो देखो, अगर सपोज कर लो कि जैसे ये सपोज एक फंक्शन है, तो यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। तो पहले क्रोमोसोम जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उन फंक्शन वाज हैविंग सम वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्रोमोसोम, है ना। वो दिखाया हुआ है कि इस क्रोमोसोम के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू थी, इस क्रोमोसोम के लिए जनरेशन 0 में, ऊपर का जो है ना वो जनरेशन 0 है, तो क्या वैल्यूज थी। जब तुमने क्रॉसओवर म्यूटेशन करके और कई बार कर लिया ना, तो देखो जितने क्रोमोसोम थे ना वो किस तरह से मतलब नियर द पीक्स आ गए, ठीक है ना। मतलब सोल्यूशन जो है बेटर होता चला जाता है। तो मैक्सिमा फाइंड आउट करना चाहते थे, मैक्सिमा की तरफ जा रहा है सिस्टम, क्रोमोसोम जो है बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे बेटर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चलो खैर ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है ऐसे ही, ठीक है ना। मतलब किस तरह से कोडिंग करते हैं उसकी एग्जाम्पल है कि सपोज यू हैव टू ड्रिल 2 होल्स ऑन ए रोड। एक रोड है तुम्हारे पास में, 1 किलोमीटर की रोड है, ठीक है ना। यू हैव टू सी, नीचे सपोज कर लो ऑयल रिजर्वायर है, ऑयल है मतलब, ठीक है ना, जमीन के नीचे ऑयल है, ठीक है, पानी मान लो तो कुछ भी मान लो, डजेंट मैटर, है ना। तो तुमको ड्रिल करना है 2 जगह पे, है ना। और वो ड्रिल जो है ऐसे करना है कि तुम्हें मतलब कि सबसे ज्यादा वाटर या ऑयल जो है दैट ऊजेज आउट, मतलब ऑप्टिमाइज करना है ना उसको। तो वहां ये प्रॉब्लम है लेटर से। तो सपोज कर लो कि ये 300 मीटर पे एक तुमने ड्रिल किया, एक 900 मीटर पे ड्रिल किया रोड में, मान लो अभी 1 मिनट को, ये तो कोडिंग का मेथड बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अभी अभी कोई जेनेटिक एल्गोरिथम नहीं लग रहा है इसमें, कोडिंग बता रहा हूं मैं कि 300 मीटर पे ड्रिल किया, एक 900 मीटर पे ड्रिल किया, ये होल है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर जैसा मैंने कहा, ठीक है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दो पॉसिबल सेट बनेंगे ना, उनको तुम 101 में कोड कर सकते हो। 900 मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग 910 बिट्स में, मतलब ऐसे लिख दो। ये ऊपर वाली चीज तो वो उसके लिए दिख रही है, बाइनरी कन्वर्ट कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 900 को बाइनरी में मतलब कन्वर्ट कर सकते हो ना यार, आम बात है बच्चों वाली। इसी तरह से 300 मीटर को तुम कर सकते हो ना कन्वर्ट। तो वही है बस, दिस इज कॉल्ड कोडिंग, और कुछ ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आइडिया ये है कि किसी भी प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग तुम जो है क्रोमोसोम बना सकते हो, ये कह रहा है वो, ठीक है ना। तो यहां पे बन गया क्रोमोसोम 11100000100, दिस इज द क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम। दूसरा ये बन गया 01001011100। तो दीज आर द क्रोमोसोम्स। फिर वो फिटनेस फंक्शन निकाल रहा है दोनों क्रोमोसोम के कॉरस्पॉन्डिंग। फिटनेस फंक्शन यहाँ पे मतलब डेप्थ ऑफ द ऑयल, तो कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो कि इस कर्व को डिस्क्राइब करता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो एक में ऑयल इतना मिला, एक में ऑयल की इस फंक्शन की वैल्यू ये आई, एक में फंक्शन की वैल्यू आई, तो चलो उसकी बात है, ठीक है ना। अब ये एक मेथड है, देखो जैसा मैंने कहा कि फिटनेस फंक्शन को फाइंड आउट करने का मेथड है। फिर उसके बाद में हम क्रोमोसोम्स को चेंज करते हैं, म्यूटेशन क्रॉसओवर म्यूटेशन करते हैं। वो किसकी हेल्प से करते हैं, मतलब उसका भी एक प्रोसीजर है। तो राउलेट व्हील जो है ना, एक एक चीज होती है राउलेट व्हील। राउलेट व्हील का वैसे तो मतलब ये है कि तुमको एक तरह से ना, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है, मैं यहां पर बहुत अच्छी एग्जाम्पल नहीं ला पाया। ये तो क्रॉसओवर की एग्जाम्पल है, क्रॉसओवर की एग्जाम्पल तो चलो तुम समझ गए हो। चलो ये मान लो कि फंक्शन है, लेट्स से 1 मिनट को के लिए फंक्शन है, ठीक है ना। पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, चलो
x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 900x प्लस 100 fx इक्वल टू दिस। ठीक है, ये एक फंक्शन है। लेट्स से तुमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है तुमको ये जो है इसको मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। थर्ड लाइन में जो लिखा है मैक्सिमाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 60x, नजर आ गया फंक्शन, थर्ड लाइन। ठीक है ना, ये मैक्सिमाइज करना है। सपोज कर लो कि तुम जो सोल्यूशन है x मतलब x, उसको 5 बिट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये तुम्हारे सिस्टम के रेजोल्यूशन पे डिपेंड कर, यू हैव टू डिसाइड सर्टेन थिंग्स योरसेल्फ, है ना। तुम क्या कितने बिट में से रिप्रेजेंट करोगे उतना ही रेजोल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा सिस्टम का। ठीक है ना, सोल्यूशन उतने पास, मतलब नंबर्स पास होते चले जाएंगे। तो सपोज कर लो तुमने ये 4 क्रोमोसोम P1 P2 P3 P4 सेलेक्ट किए, बाइनरी स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू ये 4 मान लो। इनिशियल, देखो मैंने बताया था तुमको, इनिशियल पॉपुलेशन यू हैव टू चूज रैंडम, इन अ रैंडम मैनर। ये जो तुमने P1 P2 P3 P4 चूज किए 1 1 1 0 0 0 कंप्लीटली रैंडम है, किसी ने नहीं बताया तुमको, बट यू हैव टू इनिशियलाइज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तुम स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो x की वैल्यू, मतलब ये तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू लिखी है, मतलब तो x की पॉपुलेशन कैसे डिफाइन करते हैं? बिकॉज़ हम प्रॉब्लम करते समय हम लाइक सिंपली वी विल ट्राई डिफरेंट इटरेशन एंड लेट्स से एक में 40 रख दिया 100, सो किसमें अच्छा आ गया उसका हम करते हैं। इज देयर एनी ऑप्टिमल नंबर ऑफ पॉपुलेशन? no, there is no, it is there is nothing optimum। ठीक है ना, अपने आप क्या होगा कि वॉट एवर यू चूज, ठीक है ना, रैंडमली, ऑटोमेटिकली द वीक chromosomes they will die down, and automatically if you choose, let us say whatever you choose, the strong ones they will be repeated, they will be automatically repeated। ये है, और कुछ नहीं है इसमें कोई नहीं बताएगा, कोई ऑप्टिमम है नहीं, कुछ नहीं है, पूरा प्रोबेबिलिस्टिक है मेथड। ठीक है ना, तो बाइनरी स्ट्रिंग, ये हमने 4 बाइनरी स्ट्रिंग चूज कर ली एज पॉपुलेशन। x की वैल्यू ये है, fx कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो fx की वैल्यू लेटर से ये आ गई। ठीक है, इनका चारों fx का टोटल कर लिया, कर सकते हैं 7718 चारों का टोटल आ गया। ठीक है ना, उसके बाद में इनफैक्ट क्या करते हैं कि 212 डिवाइडेड बाय दिस 7718, ठीक है ना, ये एक नंबर आ गया। उसके बाद में 3 4 3, हाँ जी हाँ मदन जी। उसके बाद में 3475 डिवाइडेड बाय 7718, 1227 डिवाइडेड बाय दिस, इस तरह से 4 वो आ जाएंगे तुम्हारे नंबर्स। ठीक है, राउलेट व्हील जो है वो यही चीज जो है ग्राफिकली बताता है, जो मैं आपको मैथमेटिकली ये करके बता रहा हूं ना, कि ये 212 डिवाइडेड बाय 7718 आ गया, 3475 डिवाइडेड बाय 77, 1227 डिवाइडेड बाय दिस, ये राउलेट व्हील यही चीज है एग्जैक्टली। ठीक है, ये नंबर्स तुम्हारे पास में आ गए। अब इन नंबर्स के आने के बाद में, ठीक है ना, सिचुएशन कुछ इस तरह से है, मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं अब कुछ और। ठीक है ना, वो यहां पर है, 1 मिनट ठहरो। और ये जो है हेलो 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 हाँ, good evening, sir. Sir, myself Mohammad Harun from Integral University. यस Sir, yes. sir, we are using genetic algorithm in artificial intelligence also. Yes, genetic algorithm is a part of artificial. In artificial field also, sir. Yes. So, sir, and one of my colleague, he was saying कि by this algorithm, we are easily understand the learning techniques. So, sir, how should I relate genetic algorithm with learning approach? Acha. Okay, what you want to know is that how genetic algorithms are useful in learning of neural networks. In fact, learning means
That is the learning of neural networks only. जी सर, yes sir, yes sir. Artificial intelligence means you are trying to mimic the brain, and that is called ANN. And ANN learn the things. Yeah, yes sir, yes sir. That is the way it is, है ना? So, Yes. in fact, genetic algorithms are useful in setting the weights optimally. Are you getting Yeah, me? yeah, sir, yes sir, yes sir. Yeah. The connection of genetic algorithm and ANN is that the weights of the artificial neural network, the weight of the links in artificial neural network, है ना? You can apply genetic algorithm there in optimizing those weights. So Okay, they are sir. optimized, I mean, in a much better manner rather than back propagation algorithm or something else. Okay, sir. Means by the genetic algorithm, we can calculate the we can calculate the weights of You can artificial. calculate the weights. Yes. Okay. We should optimize the weight by the genetic algorithm also, huh? Yes, that's the idea. Okay, sir. And Means, similarly, in case of fuzzy logic also, yes, in case of means, fuzzy logic, the rules of the fuzzy logic, they are made using genetic algorithm. okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ सर, माई सेल्फ फयाज अहमद, इंटीरियल यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, आर्टिफिशियल न्यूरो फजी सिस्टम में हाँ, जो हम टेस्टिंग एरर निकालते हैं सर, हाँ, टेस्टिंग एरर सर Delta. एएनएन के थ्रू, सर हाँ. उसमें टेस्टिंग एक्यूरेसी कैसे मेजर करेंगे सर? अगर हमें टेस्टिंग एक्यूरेसी मेजर करना है एएनएन की, हाँ. तो सर उसको कैसे मेजर करेंगे? टेस्टिंग एरर तो हम मेंबरशिप फंक्शंस वगैरह बना के उसको मेजर कर लेते हैं, बट अगर हाँ. हमें एक्यूरेसी निकालनी है तो सर कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा सा। एक्यूरेसी का कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। देखो, एक्यूरेसी किसी भी एएनएन की एक्यूरेसी जो है वो इसी तरह से निकाली जाती है कि आप जो है उसको आपने एक बार ट्रेन कर दिया जी, उसके बाद में टेस्टिंग पैटर्न जो है वो आप टेस्टिंग पैटर्न से एक एक पैटर्न उसके इनपुट पे दो जी, और फिर उसको वो करो कि कितनी बार उसने जो है वो ट्रू आंसर दिया, मतलब जी सर, positive, है ना? जी, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, कितने फॉल्स पॉजिटिव हैं, कितने फॉल्स नेगेटिव हैं, ये चीजें, ये चार चीजें निकाली जाती हैं। जी सर। एंड देन वी डिफाइन द एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, ये चीजें डिफाइन की जाती हैं। फिर उससे कंक्लूजन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। जी सर। सर अगर हमने जैसे मान लीजिए सर ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन लिया, ट्रेपेजोइडल मेंबरशिप फंक्शन लिया सर, हेलो, हाँ, यस सर, तो इसी तरह हमने कई सारे मेंबरशिप फंक्शंस पे हमने टेस्टिंग एरर को चेक किया सर, बट उसकी एक्यूरेसी। एक मिनट देखो जी सर। जो एक्यूरेसी जो है ना वो मेंबरशिप फंक्शन की एक्यूरेसी नहीं होती है जी ना। मेंबरशिप फंक्शन का एक्यूरेसी के साथ में ज्यादा कनेक्शन नहीं है। एक्यूरेसी का कनेक्शन न्यूरोफजी से हो या खाली न्यूरल हो, एक्यूरेसी का मतलब यही है कि जो तुम इनपुट दे रहे हो उसको आप जिसको क्लासिफाई करवा रहे हो, उसको पैटर्न को, इनपुट पैटर्न को आप क्लासिफाई करवा रहे हो, ठीक है ना? तो कितनी एक्यूरेसी के साथ में वो क्लासिफाई कर पा रहा है, उसका से फर्क इतना नहीं पड़ता कि ट्रेपेजॉइडल फंक्शन है, मेंबरशिप फंक्शन है, या ट्रायंगुलर मेंबरशिप फंक्शन है, या कुछ और है। कोई जरूर मतलब उससे इसका रिलेशन नहीं है। जी सर, है ना? मेंबरशिप फंक्शन की शेप से एक्यूरेसी का रिलेशन नहीं है, इनफैक्ट देखा जाए तो। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, यस, आई एम योगेश फ्रॉम एलआईटी अलवर। यस प्लीज। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो जेनेटिक एक बार फिर से पूछेंगे आप? सर वाटर सप्लाई सिस्टम में इसका कोई एप्लीकेशन हो सकता है? कौन सी इसमें once again वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पहले मतलब कुछ अगर देखो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की मुझे या तो प्रॉब्लम बताओ यार, ऐसे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। जहां पे तुम्हें कुछ मतलब वाकई में कुछ ऑप्टिमाइज करना है, कुछ मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, तब तो इसका
यूज हो जाएगा फौरन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या तुम ये अगर ये चाहते हो कि ओके देयर इज ए सिटी एंड वाटर हैज टू रीच टू एवरी डेस्टिनेशन, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेट अस से लेंथ ऑफ द पाइप दैट शुड बी लेड? प्रोबेबली हो सकता है कि वहां पे यूज हो जाए इस तरह से पाइप की लेंथ को मिनिमाइज करने में, या हाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में तो मुझे यही नजर आता है और तो बाकी कुछ नहीं कि हाउ द पाइप शुड बी लेड। देयर आर मेनी लेट अस से हाउसेस एंड वाटर पाइप हैज टू रन इन फ्रंट ऑफ दोज हाउसेस, तो हाउ इट शुड बी लेड सच इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर, वहां पे यूज हो जाएगा इसका। यस सर, जैसे किसी एप्लीकेशन में जैसे किसी सिटी में ऐसा हम मिनिमाइज करें कि सबको वाटर मिले, मिनिमम अमाउंट, एक अमाउंट हो वाटर का जो सभी को मिल सके। अमाउंट ऑफ वाटर जो सभी को मिल सके वो तो शायद Yes, sir. मुझे लगता है कि मुश्किल बोला फिर, क्योंकि वाटर का अमाउंट सभी को मिल सके तो एक कॉमन सी बात हो गई ना ये तो, कि उस सबको फिर उतना ही वाटर चाहते हो कि मिलेगा आपको, आप ये चाहते हो। हाँ उस प्रॉब्लम के लिए मतलब ओके आई गॉट योर प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू हैव ए पंप हाउस लेट अस से एंड यू वांट टू मैनेज द पंप हाउस इन सच ए मैनर that water is probably available to all the residents and in what quantity, that means it should be supplied to them probably। मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि वाटर सप्लाई में क्या सबको वाटर मिलता रहे इसके साथ बहुत कंस्टेंट्स हैं। लेकिन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली कितना कितना हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि खाली एक ही बात नहीं है ना कि 24 आवर्स मिलता रहे, या प्रॉब्लम और भी हाँ प्रॉब्लम उसको फोकस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम जनरल है बहुत ज्यादा। सर वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ सर इसका लोड डिस्पैच में जेनेटिक एल्गोरिथम का क्या सिग्निफिकेंस है सर? लोड डिस्पैच में जी यस सर। भाई लोड डिस्पैच में भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, वही लोड डिस्पैच का सा लग रहा है मुझे तो। सर इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में जैसे मल्टी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं सर, हाँ वहां पे कॉस्ट फंक्शन को आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो सर है ना? इसमें सर एज ए पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन या ग्रुप सर्च ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कर रहे हैं सर, इसमें टेक्निक की हेल्प लेकर हाँ, सर। देखो तो पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक स्टेप और अहेड है जेनेटिक एल्गोरिथम से। जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो थोड़ा सा मतलब हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्ट नहीं है जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है ना। पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन रियली में सॉफ्ट प्रॉब्लम है ना, और वो जेनेटिक एल्गोरिथम से नेचुरली बेटर है, दैट हैज बीन प्रूव्ड। उसमें सर बेटर कौन सा रहेगा सर, पीएसओ की यूज करके या जेनेटिक एल्गोरिथम, कौन सा बेटर हमको सॉल्यूशन दे सकता है? अगर आपको पीएसओ अवेलेबल है, अब लिख सकते हो पीएसओ, तो पीएसओ बेटर है जेनेटिक से, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें सब मल्टी ऑब्जेक्टिव सब फंक्शन को यूज कर सकते हैं सर यहाँ पे? हाँ दोनों में मल्टी ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं, वो तो अलाउड है दोनों में। ओके थैंक यू। कोई एग्जांपल करके दिखाएंगे क्या? मल्टी ऑब्जेक्टिव की देखो एग्जांपल तो यही है कि अगर तुम मल्टी ऑब्जेक्टिव को मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर पा रहे हो तो फिर कोई एग्जांपल बन जाएगी। मतलब अभी तो मल्टी ऑब्जेक्टिव की सच तो एग्जांपल तुम मुझे है कोई एफएक्स दिए बता दो, है ना, दोनों को साइमल्टेनियसली मिनिमाइज करना है कर देंगे, बट इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स मॉडलिंग करना ना वो एक देखो दूसरी वो होती है, वो इमीडिएटली नहीं मैं कर सकता कि किसी पॉसिबल ना। थैंक यू सर। हाँ ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इनका चारों का मतलब जो क्रोमोसोम्स थे उनका आपने समेशन कर लिया, उसके बाद में जो है आपने क्या किया कि इसको जैसा 4 नंबर्स बने ना आपके पास में, तो चारों नंबर्स को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब एग्जैक्ट प्रोसीजर बता रहा हूं अंदर घुस के आपको
कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो चारों नंबर्स जो आएंगे वो आपके फ्रैक्शंस आएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो हम यहां तक थे, वंस अगेन आई एम कमिंग बैक, थोड़ा सा वो हो गए। मैंने आपको कहा कि 4 नंबर्स, हम इसके आगे मैथमेटिकल है, वो कहां तक लिखता मैं, 212 डिवाइडेड बाय 7718। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, एक नंबर आ गया, वो फ्रैक्शन होगा। 3475 डिवाइडेड बाय 778 फ्रैक्शन होगा, परसेंटेज आ गई एक तरह से। ये 4 नंबर्स आ गए। फ्रैक्शन का मतलब है कि उनका इंटीजर पार्ट जो है दैट विल बी ऑलवेज 0। उसको 0 से हटाने के लिए आई वांट टू रिमूव दैट 0 इन द इंटीग्रल पार्ट, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट अस से 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि वो फ्रैक्शंस जो हैं उनमें से जो जैसे कोई 0.25 है उससे कम है, वो तो फ्रैक्शन ही रह जाएगा। 0.24 into 4 is 0.96, स्टिल इट इज अ फ्रैक्शन, है ना। लेकिन मान लो कि 0.6 है तो वो तो 2.4 बन जाएगा ना। तो मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि उनमें से कुछ का फ्रैक्शन पार्ट, कुछ जो है वो उनका डेसिमल से पहले आ जाएगा, कुछ में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग मी? है जितना पोर्शन डेसिमल से पहले आ गया वो नोट कर लो, ठीक है ना। 1 पॉइंट समथिंग तो 1, 2 पॉइंट समथिंग वाले 2, ठीक है ना। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ रिपीटिशंस जो हैं, ये नंबर ऑफ सेलेक्टेड कॉपीज, वो जो लिखा है आपने लास्ट, वो देख पा रहे हो क्या? नंबर ऑफ सेलेक्टेड कॉपीज लिखा है, ये वो चीज है, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कॉपीज। 0.272 में 0 ही रह गया ना, तो ये 1 पॉइंट ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कॉपीज। अब तुम्हें 2 भी दिख रहा होगा, है ना। उसमें क्या होता है 2 में, वो मैं बता देता हूं। अगर मान लो 3 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग बने, ठीक है ना। अरे 0 पॉइंट समथिंग बना, तो जो 0 पॉइंट समथिंग बना आपने कहा 0 आ गया, उसका 1 पॉइंट समथिंग का 1 आ गया, तीसरे का भी 1 आ गया, चौथे का भी 1 आ गया। टोटल जो बना आपका 0 + 1 + 1 + 1 3 बना, ठीक है ना। इसको आपने फिर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनिशियली 4 क्रोमोसोम्स थे ना, तो अभी भी आपको 4 क्रोमोसोम्स मेंटेन करने हैं। दिस इज द कंडीशन, ठीक है ना। इसलिए सबका इंटीजर पार्ट ले लेके वो तो कर दिया। उसके बाद में जिसका फ्रैक्शन पार्ट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, जैसे 1.4, 1.168 नजर आ रहा है, 1.4, 1.164, इनमें से 0.4 वाले का फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0.4 है, दैट इज द हाईएस्ट, ठीक है ना। उसको 1 और काउंट कर दिया। उसको हमने मतलब इसी को कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे चिल्ड्रन है, वो हम डुप्लीकेट करेंगे उनको। अब बेकार वालों को डिस्कार्ड करते चलेंगे, इस तरह से इंप्रूव होगा। क्या हो गया? इस बात से खुशी मिली है। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ सेलेक्टेड कॉपीज इज डिसाइडेड ऑन दिस बेसिस, ठीक है ना। तो दैट मीन्स अब देखो नए क्रोमोसोम्स जो बनेंगे, कि डिस्कार्ड, जिसका 0 है वो डिस्कार्डेड, वो क्रोमोसोम गया। जिसकी 1 कॉपी बनी उसको 1 बार लिख लिया, जिसके 2 कॉपीज हैं उसको ट्वाइस लिख लिया, जिसकी फिर 1 कॉपी बनी उसको लिख लिया। 4 क्रोमोसोम फिर रह गए, फिर से तुमने क्रॉसओवर किया, फिर से सेम काम किया, करते रहो, थको नहीं, ठीक है ना। लास्ट में जाके भगवान बली करेंगे, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, लास्ट में जाके यू विल रीच द सोल्यूशन, ठीक है ना। तुम यहां पर देखोगे कि तुम्हारा सोल्यूशन जो है वो लास्ट में आ जाता है, ठीक है ना। इसमें सोल्यूशन इसका जो है वो ये है, द क्रोमोसोम 10000, ठीक है ना। 1000 इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, ठीक है ना। वो लास्ट में तुम्हारा इस टेबल में ये आ जाएगा, देखना। इसका सबसे ज्यादा मतलब इसकी वो आ जाएगी वेट्स जो है, मतलब इसका जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। जो फिटनेस फंक्शन मतलब जो कैलकुलेट कर रहे हो, वो फिटनेस फंक्शन मैक्सिमम आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आ जाए और तुम्हारा टर्मिनेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए। टर्मिनेशन क्राइटेरिया का मतलब ये है, there is not much change in the, either there is no change in chromosomes or there is not much change in the fitness function, वहां पे स्टॉप हो सकते हो तुम, कहीं भी स्टॉप हो सकते हो,
ठीक है ना, उतने सोल्यूशन के अच्छे पास पहुंचते चले जाओगे जितनी ज्यादा इटरेशंस करोगे। सीधी सी बात ये है जेनेटिक एल्गोरिथम का लफड़ा सारा। तो मैंने थोड़ा सा कहा कि ये है मैथमेटिकल ये चीज, और लगना पड़ता है भैया इसके लिए। ये मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ वर्ड्स में मैं तुम्हें बता दूं। तो ये क्रोमोसोम्स जो है यही आगे सारा किया हुआ है, ये सारा धंधा जो है दिखाया हुआ है। अब ये एक साथ जो है मैंने तुम्हें इसका जिस्ट बता दिया, ठीक है ना। ऐसी ट्रेवलिंग सेल्समैन किया, इसको सॉल्व किया, म्यूटेशन किया, ये सारे बेटर और बेटर होता चला जाता है। ये क्या चीज ये एप्पल से वो करने लगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा है कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है यार। दिस वाज द थिंग आई हैड टू If you से। have any doubts, you can ask, sir.